नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम अनुभव में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, हम में से हर एक के जीवन में कई तरह की चुनौतियां आती हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो इन चुनौतियों से पार पा जाते हैं, वो भी अपनी पूरी ताकत जीवन में झोंक कर। जी हाँ, आज अपने इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराने जा रहे हैं जिन्होंने महज 1 साल की उम्र में अपनी आंखों की रोशनी को खो दिया था, लेकिन उन्होंने इस चुनौती को अपनी ताकत में परिवर्तित किया, शिक्षा का दामन थामा और पढ़ते चले गए। आज उन्होंने 32 साल NIE PVD को दिए। एक शिक्षक के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में उन्होंने काम किया और वहीं से अनगिनत नेत्रहीन बच्चों को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर श्री राजपाल सिंह जी की। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। राजपाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। तो राजपाल जी, जैसा कि मैंने कहा कि आपका जो एक जीवन है, ये जो जीवन है आपका, ये प्रेरणाओं से भरा हुआ है। तो आज हम भी चाहेंगे कि आपके इस जीवन के अनुभवों को हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ, किस तरह का आपका बचपन रहा, और जब आपको बचपन में ये पता लगा कि आपकी आंखों की रोशनी नहीं है, तो किस तरह की चुनौतियां उस वक्त सामने आई? मैडम, मुझे नहीं मालूम कि मैंने कभी कोई कलर देखा हो, कभी नहीं। और इसकी वजह यह है कि मेरी साइट बहुत जल्दी ही लगभग 1 वर्ष की आयु में चली गई थी। और गांव देहात में मैं पैदा हुआ था, गरीबी में पैदा हुआ था, तो किसी को पता ही नहीं लगा कि मेरी आंखें किस तरह गईं। पर मुझे बताया गया था कि मेरी आंखें दुखने आई थी, जिनको आज डॉक्टर कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। पर क्योंकि मैंने पढ़ाई की है, आज मुझे लगता है कि शायद वो कंजंक्टिवाइटिस न होकर कुछ और ही रही होगी। पर मुझे यही बताया था कि आंखें दुखने आई थी। जी, तो बचपन में जब इस बात का सामना हुआ, ये चीज़ें पता चली, और बच्चों के साथ या गांव में और लोगों का आपके प्रति जो व्यवहार था, वो किस तरह का रहा? मुझे कहने में अच्छा लगता है कि मैं लोगों को दृष्टिबाधित कभी लगा ही नहीं जी। या मुझे एहसास नहीं है कि मुझे कभी ऐसी फीलिंग आई हो। पर हाँ, जब मैं छोटा था, बच्चों में खेला करता था, जिधर भी मैं निकल जाता था तो गांव की महिलाएं ममता भरी दृष्टि से मुझे देखती थीं और रिग्रेट करती थीं। उनको अफसोस होता था कि भाई, ये लड़का इतना अच्छा है देखने में, हेल्थ वाइज, और देखिए ऊपर वाले को कोसा करती थी कि क्या खेल बिगाड़ा है लड़के का। आगे चलकर जब तक इसके माँ बाप हैं तब तक तो इसको खाना पीना मिलेगा, लेकिन जैसे ही माँ बाप का साया उठेगा तो कौन किसी का भाई और कौन किसी की भाभी, सब अपने आप में अपने बच्चों में मशगूल हो जाएंगे। और ये बेचारा बच्चा, इसका क्या होगा, इसका ऊपर वाला ही मालिक है। तो ऐसी भावनाएं, ऐसी बातें सुनने को मिलती थीं। तो शुरू में तो मुझे इन सब का पता ही नहीं चलता था कि वो क्या बोलते हैं, लेकिन मुझे अक्सर ये सुनने को मिलता था। और जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे ये लगा कि शायद मेरे बारे में ही बात करती हैं। और थोड़ा और बड़ा हुआ तो फिर मुझे लगा कि मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों की जाती हैं, क्योंकि मैं दूसरों की तरह खेलता था, चलता फिरता था और दूसरों की तरह मैं काम भी करता था। तो इस वजह से मुझे दृष्टि बाधा उस समय ज़्यादा खली नहीं, बिल्कुल दूसरे बच्चों की तरह ही मैं खेलता घूमता फिरता रहता था। लेकिन हाँ, ना ही तो मुझे मालूम था कि मेरे अंदर कोई कमी है, शायद बच्चों को भी नहीं मालूम था कि मेरे अंदर कोई कमी है जी। तो हम सब एक साथ घुल मिलकर सब की तरह खेला कूदा करते थे।
तो मेरा बचपन इस तरह गांव के अंदर बीता। बिल्कुल। तो गांव में बचपन अच्छा बीता, दोस्त खूब सारे बने। वहाँ से फिर शहर जाने की कैसे सोची, क्योंकि अलीगढ़ के डेटा का आपका जन्म है। जी तो जी। फिर वहाँ से आगे का जीवन किस तरह से, या जीवन ने किस तरह से करवट ली? अब महिलाएं जो बोलती थीं, शुरू शुरू में मुझे उसका ज्ञान नहीं था कि मेरे बारे में बोलती हैं कि उसका कौन देखभाल करेगा। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, बड़े भाई के बच्चे हुए, मैं खूब खेलता भी था, मैं खूब मेहनत भी करता था। लेकिन आज और इसीलिए मुझे भी बाकी सब की तरह भूख बहुत तेज लगती थी। हालांकि मैं अपनी दुकान में बचपन से ही काम करना शुरू कर चुका था जी। और 14 वर्ष तक मैं दुकान में रहा। और गांव में एक परिवार था, अपनी बेटी की शादी करने गांव आया था फरीदाबाद से। बेटी की शादी करने के बाद फिर उनको वापस फरीदाबाद जाना था जी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। और उन्होंने एक तांगा हायर किया हुआ था, उसमें बैठने की जगह थी, तो मुझे भी बिठा लिया और इस तरह मैं उनके साथ फरीदाबाद पहुँचा। फरीदाबाद से मैंने अपने फादर के लिए एक मैसेज भेजा कि अब मैं लौटकर बिल्कुल नहीं आऊँगा और मुझे पढ़ना है और हमें दिल्ली जाकर स्कूल में एडमिशन दिलाया जाए। तो कुछ दिन बाद हम लोग दिल्ली पहुँचे। ये नहीं मालूम था कि स्कूल कहाँ पर है ब्लाइंड बच्चों का। पहुँच गए, सुनते सुनते एक सज्जन, बड़े नेक इंसान, ब्लाइंड, हमसे टकराए। उन्होंने कहा कि स्कूल वो दिखाएंगे हमको। जी। तो हम 4-5 लोग और वो हमारे साथ सरकारी स्कूल दिल्ली में है एक, जिसको गवर्नमेंट स्कूल फॉर द ब्लाइंड बॉयज़ कहा जाता है। जी। इसमें मेरा उन्होंने एडमिशन कराया। और यहाँ जो प्रधानाचार्य महोदय थे, जी। बड़े ही नेक इंसान, दृष्टिबाधित बच्चों की समस्याओं को समझते थे। और हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो विकलांग बच्चों के साथ इस प्रकार का सोच रखते हों और उन्हें आगे बढ़ाने की प्रेरणा उनमें भरते हों, उनको मोटिवेट करते हों। बिल्कुल। तो राजपाल जी, यहाँ से सफ़र फिर 10वीं 12वीं इसी स्कूल से फिर आपने पूरी करी? नहीं मैडम, मैं जैसे ही हमारे प्रिंसिपल साहब का देहावसान हुआ, वो भी एक एक्सीडेंट में हुआ, बड़ा दुख हुआ। इसकी चलते मुझे अगले प्रिंसिपल से बड़ी निराशा हुई और मैंने उस स्कूल को छोड़ने का प्रण किया। और मैं एक और स्कूल दिल्ली में ही है, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन, जी। वहाँ जाकर मैंने एडमिशन लिया। 7वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक मेरी पढ़ाई फिर इसी स्कूल में हुई। यह स्कूल पब्लिक डोनेशंस पर और गवर्नमेंट ग्रांट्स पर चलता है और बड़ा पुराना स्कूल है, बड़ा रेप्यूटेड स्कूल है दिल्ली का। जी। तो यहाँ से मैंने +2 लेवल की पढ़ाई ख़त्म की और इसके बाद फिर मैं कॉलेज गया। तो स्कूल के बारे में भी जानेंगे कि किस तरह के स्टूडेंट थे आप, क्योंकि तमाम सब्जेक्ट्स होते थे, तो आपका उस टाइम पे मनपसंद या पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा रहा? और स्कूल में अब क्योंकि बच्चे एक समान थे, तो कितनी मस्ती वहाँ पर आप लोग करते थे? मैडम, क्योंकि मैं दुकान छोड़ कर गया था, गांव में एक छोटी सी दुकान होती थी, दिन में उसका मालिक मैं ही होता था, तो मेरा जोड़ घटा बड़ा तेज़ हो गया, बहुत अच्छा हो गया था जी। उसके चलते जब मैं स्कूल पहुंचा तो मेरा माइंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस को ऐसे कैप्चर करता था, ऐसे समझता था जैसे कि मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं लगता था, मुझे बड़ा अच्छा समझ आता था। और यही वजह है कि शायद शुरू में मेरा मैथ सबसे प्रियतम विषय रहा। जी। और 8th क्लास में जब ये मैथ मेरा छूटा तो मुझे लगा कि सब कुछ सूना सूना, पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रहा।
लेकिन इसी बीच मेरा संस्कृत में इंटरेस्ट बढ़ा जी। और मैंने संस्कृत को अपना सब्जेक्ट बना लिया और संस्कृत ने भी मुझे आज तक नहीं छोड़ा है। 10th-12th अब आपकी हो गई, अब यहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी का सफ़र कैसा रहा और किस तरह वो एडमिशन हुआ, वहाँ थोड़ा कॉलेज का भी बताइए आप। मैडम मैं आपको बताऊं कि मुझे एक एडिक्शन हो गया था जी। टॉप करने का। स्कूल में टॉप करना है, यानी क्लास में तो टॉप करना ही करना है, ये एडिक्शन था मेरे लिए। 12th क्लास में जब हम पास आउट हुए सीबीएसई बोर्ड से, तो मेरे क्लासमेट्स कोई संस्कृत ऑनर्स में जा रहा था, कोई हिंदी ऑनर्स में जा रहा था, कोई हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, म्यूज़िक ऑनर्स। अब मुझे थोड़ा सा एक सुपरसिलियस फीलिंग आई, एक थोड़ा सा घमंड जैसा हुआ कि भाई तू टॉप करता है और बाकी सब बच्चे जो पढ़ रहे हैं वही तू भी पढ़ेगा। तो मैंने सोचा कि ना, मैं एक अलग विषय पढ़ूंगा, एक अलग सब्जेक्ट लूंगा जिसमें बहुत चैलेंज हो, जिसे ब्लाइंड बच्चे कर ही नहीं पाते हैं जी। और गरीब तो बिल्कुल नहीं कर पाते। तो मैंने इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन लिया हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में जी। और मुझे एडमिशन मिला। और मैं आपको सही बताऊं मैडम कि मुझे इंग्लिश के लेक्चर्स बिल्कुल समझ नहीं आते थे। और इसकी वजह क्या थी कि मैं हिंदी मीडियम स्कूलिंग करके आया था और एकदम मेरा स्विच ओवर हुआ इंग्लिश में। तो मुझे 1 साल तक तो इतनी दिक्कत हुई इंग्लिश को समझने में, और विशेषकर मैं अकेला विजुअली इम्पेयर्ड था अपनी क्लास में, 40 बच्चों की क्लास में। लड़के लड़कियां बड़े अच्छे स्कूल से पढ़कर आई थी, सब पढ़कर आए थे, लेकिन मैं हिंदी मीडियम से था, तो नेचुरली मुझे थोड़ा सा एक हीन भावना जिसको कहते हैं, एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसको इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। मैं इसका शिकार हुआ, लेकिन जल्दी ही इस स्टेटस से भी मैं उबर आया। जी। तो ये भी कहीं ना कहीं एक चुनौती थी जीवन की, इसको भी आपने कहीं ना कहीं पार किया। इसके बाद राजपाल जी जानना चाहेंगे कि आपने बीएड किया, एमएड किया, माइंड में उस वक्त क्या था, दिमाग में क्या था कि क्या बनना है आगे, किस ओर जाना है, क्या डायरेक्शन को आप कहीं ना कहीं अपने भीतर एक फॉलो करते रहे और उस पर चलते रहे? मैं आपको सही बताऊं कि क्योंकि मैं गरीब और गांव की बैकग्राउंड से हूं, मुझे मालूम था कि मुझे घर से 1 पैसे की है धेले की भी सपोर्ट नहीं थी। ये सोचकर मुझे लगा कि अगर मुझे सरवाइव करना है, और मुझे ही नहीं, ये किसी भी व्यक्ति को यही लगेगा कि अगर जीना है, सरवाइव करना है, चाहे विकलांग हो सकलांग हो, सबके दिमाग में यही आता है कि आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है का मतलब पढ़ना है, और पढ़ने का मतलब हम यही मानते थे कि केवल शरीर ही स्वस्थ नहीं होना चाहिए, बल्कि शरीर स्वस्थ होने के साथ साथ हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि मुझे घर से कोई हेल्प नहीं मिलेगी, मैंने कमर कसी और पढ़ने को ही अपना एक धर्म बना लिया। पढ़ना ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जब हम बड़े हुए तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी लिखा है अपने बुक्स में जी कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, और जो नहीं पिएगा इस दूध को वो में आएगा। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जी मैंने पढ़ाई से कभी मुख नहीं मोड़ा, और मैं निरंतर, संस्कृत में पढ़ते थे चरामेति चरामेति, चलते रहो चलते रहो। ठीक यही मंत्र, यही टलिस्मा मैंने अपने जीवन में पढ़ाई के द्वारा अचीव किया। मैंने ग्रेजुएशन भी की। ग्रेजुएशन ने मुझे और मोटिवेट किया, प्रोत्साहित किया। पोस्ट ग्रेजुएशन भी इंग्लिश में की मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से।
फिर स्पेशलाइजेशन भी मैंने किया, टीचिंग ऑफ चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट। जी। उसके बाद मैंने एक बीएड और किया थ्रू डिस्टेंस मोड, जी। क्योंकि मैं जॉब में आ गया था, प्राइवेट जॉब में। तो डिस्टेंस मोड से मैंने जनरल बीएड भी किया। कुछ सालों बाद मुझे और इंटरेस्ट हुआ, तो मैंने एक स्पेशल बीएड भी, बीएड स्पेशल एजुकेशन भोज यूनिवर्सिटी भोपाल में है, वहाँ से भी कर डाला। फिर मुझे मौका मिला कि मैं एमएड भी करूं, तो मैंने फिर एमएड भी किया। समस्याएं आती गई, लेकिन प्रण अगर हमारे पास है, हमारे पास अगर लगन है, तो लगन के सामने समस्याएं कुछ भी नहीं ठहरती, कहीं भी नहीं ठहरती हैं। बिल्कुल, अगर दृढ़ निश्चय है तो फिर समस्याएं कहीं ना कहीं गायब हो जाती हैं। और आपकी जो मेहनत रही है शिक्षा को पाने में, जो फोकस रहा है, वही कहीं ना कहीं आपको काम आया। राजपाल जी, NIEPVD देहरादून का सफ़र किस तरह से तय किया? यहाँ पर आपका लगभग 30 साल का अनुभव रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे आप रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में भी बताइए। जब मैं NAB में था, NAB नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, यहाँ मैंने जॉब किया 1.5 साल तक। तो यहाँ मेरा इंटरेस्ट जगा कि मैं कार रैलीज में पार्टिसिपेट करूँ। कार रैलीज फॉर द ब्लाइंड ये ऑर्गेनाइज्ड होती थी। तो कार रैलीज में एक बारी मेरा पोजीशन आई 3rd, उसके बाद मेरी पोजीशन आई 2nd। इस सब के लिए मुझे दूरदर्शन ने बड़ा हौसला दिया। उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मेरा इंटरव्यू हुआ, और सरप्राइजिंग, बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरा इंटरव्यू शायद कुछ बढ़िया रहा होगा कि उसे प्राइम टाइम में टेलीकास्ट किया गया जी। और बहुत लोगों ने देखा और मुझे फ़ोन भी किया, बधाई दी। तो इसके बाद 1989 में लेट मिस्टर VP सिंह, ही वॉज द PM, जी। और उन्होंने एक काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट की थी, जी। नेशनल यूथ काउंसिल, NYC, नेशनल यूथ काउंसिल। और सरप्राइजिंगली मुझे नहीं मालूम कि मेरा नाम कहाँ से प्रपोज हुआ, और मैं उस काउंसिल में एक मेंबर अपॉइंट किया गया। जी। मैंने लेट श्री चंद्रशेखर PM थे उस समय, उनकी अध्यक्षता में उनके साथ बैठकर वो स्टेज पर हम नीचे एक मीटिंग, नेशनल यूथ काउंसिल की एक मीटिंग भी की है। जी। हाँ, कुछ 1 आध साल के बाद ही वो काउंसिल फिर डिसबैंड हो गई। नीपवेड में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा कि जब मैं नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस की मीटिंग में गया, तो लोगों को लगा कि यार ये तो पता नहीं क्या आदमी है कुछ भी नहीं, बहुत गरीब है, और उस पर वो जा रहा है नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस की मीटिंग अटेंड करने के लिए, दैट टू चेयर्ड बाय PM, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो बड़ी जेलसी हुई लोगों को, पर फिर भी मैंने ये मीटिंग अटेंड की, लौट कर आया। लगभग 6 साल बाद एक और सुखद अनुभव मेरे जीवन में आया मैडम। 1996 में 3 दिसंबर 1996 को एक दुनिया भर में एक त्यौहार मनाया जाता है, हम बोलते हैं इसको विकलांग दशक। तो मुझे उस जो विज्ञान भवन में सेरेमनी होती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको चेयर करते हैं, वही अवार्ड देते हैं, मुझे विज्ञान भवन में नेशनल अवार्ड एज अ बेस्ट टीचर दिया गया, और मुझे बड़ी खुशी हुई। नीपवेड में रहते हुए ही एक और अवसर आया, और वो अवसर मुझे नहीं मालूम कैसे आया कि गवर्नमेंट ऑफ जापान ने 1999 में
मुझे इनवाइट किया कि मैं एक कोर्स करूं उनके यहाँ से, जी। और उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक भी सिंगल पेनी उसमें इन्वेस्ट नहीं हुई। बिल्कुल राजपाल जी, बहुत सारी उपलब्धियां यहाँ पर आपके नाम पे हैं, लेकिन जब आप शिक्षा के क्षेत्र में आए, आपने देहरादून में भी लगभग 30 साल पढ़ाया, एक शिक्षक के रूप में आप थोड़ा सा अपना अनुभव बताइए कि आपने जिस तरह के बचपन से आप आए, जितनी चुनौतियां आपने देखी, किस तरह से आपने उन अनुभवों के आधार पर आने वाली पीढ़ी या जिन बच्चों को आपने पढ़ाया, उनके जीवन में किस तरह का आप परिवर्तन लाने का आपने प्रयास किया? बहुत बढ़िया मैडम। मैं आपको बता दूं कि यद्यपि मेरी स्कूल की बैकग्राउंड हिंदी मीडियम की रही, लेकिन मेरा कॉलेज के बाद सारा इंग्लिश मीडियम से काम हुआ है, पढ़ाई हुई है जी। तो जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, नीपमेड में पढ़ाता था जी। वहाँ ऐसे कुछ स्टूडेंट्स भी आते थे जो या तो इंग्लिश मीडियम से थे या मैथ और साइंस पढ़कर आते थे। तो ऐसे स्टूडेंट्स के साथ, यद्यपि हमारा मीडियम हिंदी था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट है ये, यद्यपि यहाँ पर लार्जली बेसिकली हमारा हिंदी मीडियम है, लेकिन मैं कुछ तो अपनी इंग्लिश को प्रैक्टिस करने के लिए, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश मीडियम से आए थे, जिनको हिंदी नहीं आती थी, उनके साथ मैं इंग्लिश में अच्छा काम करता था। एक दो स्टूडेंट्स बाहर से भी आए, विदेशों से। फॉर एग्जांपल मालदीव्स एक हमारा पड़ोसी देश है, मालदीव से भी एक लेडी हमारे यहाँ ट्रेनिंग के लिए आई, और वो मुझे बोल के गई कि अगर मैं नहीं, यानी मेरे लिए बोला कि आप नहीं होते तो मैं यहाँ कुछ भी नहीं सीख पाती, और मुझे वो स्पेशल थैंक्स बोल कर गई। और मैं लैंग्वेजेस के लिए ही जाना जाता था NIVH के अंदर, जी। जिसको आप नीप वर्ड कहते हैं। जी। मैंने इंग्लिश और हिंदी और संस्कृत तीनों भाषाओं में अच्छा काम करके दिखाया, और स्टूडेंट्स मेरे साथ बहुत खुश रहते थे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो लर्न करते थे, बहुत लर्न करते थे। बिल्कुल राजपाल जी, आज के समय में कई ऐसे बच्चे हैं जो दिव्यांग हैं, जो कई तरह की चुनौतियों से गुजर रहे हैं। उन तमाम बच्चों को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से उनको आप मोटिवेट करना चाहेंगे? क्योंकि जब कोई चैलेंज होता है जीवन में, कोई चुनौती होती है, कोई परेशानी होती है, तो कहीं ना कहीं हमारा मनोबल धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। तो क्या कुछ उन तमाम बच्चों को आप कहना चाहेंगे जो आज इन परिस्थिति में है? मैडम, मैं ये मानता हूँ, जिसको हम बोलते हैं मेहनत, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हार्ड वर्क, इंडस्ट्री, जी। ये जो मेहनत है, जो लगन है, ये सारे तालों की कुंजी है। यदि हम मेहनत करते हैं, और विशेषकर हमारे बच्चे चाहे विकलांग हों, सकलांग हों, मेहनत तो सबको करनी पड़ती है, लेकिन हमारे साथ एक अलग से चैलेंज है। दृष्टि के अभाव में एक चैलेंजेस हमारे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उन चैलेंजेस को अगर हमने फेस करना है, फेस नहीं, ओवरकम करना है, तो हमें मेहनत का सहारा लेना होगा, और हमें अपने आप को मोटिवेट करना होगा, हमें पढ़ना होगा। पढ़ने से ही हम आगे बढ़ पाते हैं। बिल्कुल। हम कहते हैं जो पढ़ते हैं वही आगे बढ़ते हैं, और जो पढ़ते हैं और जो आगे बढ़ते हैं वही लोग ऊपर, सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं। बिल्कुल। यदि हमें जीवन में अपना मुकाम हासिल करना है, यदि हमें कुछ बनना है, तो हमें मेहनत और लगन, इसको अपना मंत्र बनाना होगा। और तभी हम, यदि चाहते हैं कि हमारे जो सकलांग लोग हैं, दृष्टिवान लोग हैं, हमारी प्रशंसा करें, तो हम उनके तरह या उनसे भी कहीं ज़्यादा मेहनत करने लगें, तो हमें सब लोग अच्छा कहेंगे। बिल्कुल राजपाल जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे कार्यक्रम का आप हिस्सा बने, और आपने इतने
अपने जीवन के अनुभव जो आज हमारे साथ साझा किए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने इन तमाम अनुभवों से बहुत कुछ सीखा होगा। आप कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं अनुभव का आज का ये एपिसोड आप सभी को पसंद आया होगा और राजपाल जी के जीवन के अनुभवों से आप सभी को प्रेरणा मिली होगी। फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।